Hello learners, welcome to IS Marathon. Here I'm back with a new lesson and this is आपका केस नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट केस जिसके अंदर हम पढ़ेंगे राइट टू एजुकेशन के बारे में, आर्टिकल 21 के बारे में, अमेंडमेंट एक्ट जो 2002 में आया था उसके बारे में, बहुत कुछ। ये जो केसेस हैं फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ आइडियाज़ हैं, है ना। बहुत काम आएंगे आपके। इनको पढ़ें एक बार अच्छे से, और कुछ भी समझ में नहीं आता है हम है ना यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन करें, कमेंट करें, आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक। सो अभी तक हमने 13 केसेस देख लिए। उसके पहले हमने 18, 19 एंड 19, 20 के इंपॉर्टेंट जो केसेस थे वो भी देख चुके हैं। प्लेलिस्ट की जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा और आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा, ठीक है। इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है। तो आज का जो हमारा केस है हम उस पर पूरा फोकस करके अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया की सीरीज चल रही है, आप सबको पता है। वेरी ऑर्गेनाइज वे में हम पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, लीगल इशू इन्वॉल्व, जजमेंट, इम्पैक्ट एंड जिसका इंपॉर्टेंस है वो सब, राइट। सो केस नंबर 14 एंड इस वाले केस के अंदर पढ़ेंगे मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1989 का केस है और जबरदस्त केस है। हमें सही तरह सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमको देखना है इसके अंदर। लेकिन उसके पहले भी हम जैसे हमेशा क्वेश्चन करते हैं ताकि लेसन के एंड तक हम इन क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है वो पूछता हूँ मैं आपसे। क्या राइट टू एजुकेशन क्या राइट टू एजुकेशन एवरी इंडियन सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा गारंटी करता है क्या? यस और नो, राइट। अभी आप सबको इसका आंसर पता है, मुझे पता है, लेकिन केस में किस तरीके से इसका इवोल्यूशन होता है, फिर क्या ऐसी एक्टिविटीज, क्या जजमेंट और क्या वर्डिक्ट आता है जो हमारे अमेंडमेंट एक्ट जो 2002 को आया था, राइट। वो सब हम इसके अंदर देखेंगे, राइट। ये एक क्वेश्चन जो है इसके अंदर मेजर वो हम डिस्कस करेंगे, फिर छोटे छोटे जो है आस्पेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओवरऑल हम कहें तो इस केस के अंदर मोहिनी जैन केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि जो राइट टू एजुकेशन है इज कॉन्कॉमिटेंट टू दी आपके फंडामेंटल राइट्स। यानी इसका मतलब ये होता है, कॉन्कॉमिटेंट का मतलब होता है कि सहवर्ती, यानी कि जब भी राइट टू एजुकेशन का नाम आएगा आप समझ जाइए कि ये फंडामेंटल राइट्स। अब क्यों है ऐसा, देखो बहुत ही सिंपल। आर्टिकल 21 क्या है आपका? राइट टू लाइफ, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर जो रेशनल दिया था वो कहा था कि आर्टिकल 21 का पार्ट है बेसिकली राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21 क्या है? लाइफ को रन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका एजुकेशन, राइट। राइट टू लाइफ का ही पार्ट है आपका एजुकेशन, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है? सिंपल सा, आपको पता है कि इसको राइट टू एजुकेशन का जो जजमेंट था, ठीक है, इसके अंदर हमको पता चला। मोहिनी जैन कौन थे? इसके अंदर आपके पिटिशनर थे। स्टेट ऑफ कर्नाटका 1989 का केस है। स्टेट ऑफ कर्नाटका आपके रिस्पोंडेंट थे, ठीक। अब इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए। बैकग्राउंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है ना। पुराने केसेस देखे आपने तो यस। देखो क्या हुआ था 1989 में। 1989 में हुआ क्या था एक्चुअली, अगर मोर स्पेसिफिक बात करें तो 5 जून की बात है ये। जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका है उन्होंने ये आपका जो कर्नाटका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटेशन फी था 1984, इसके अंदर एक सेक्शन था, सेक्शन 5। उसके अंदर इन्होंने क्या किया था, जो ट्यूशन फी थी, अदर चार्जेस थे जो स्टूडेंट पे करते हैं किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर, उनको फिक्स कर दिया, ठीक है। उनको फिक्स कर दिया अंदर द इस वाले एक्ट के अंदर। किसने? गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने। आगे क्या होता है वो सुनो। इसके अंदर कुछ प्रोविजंस थे, जो 3 स्लैब्स बनाए गए इसके अंदर, ठीक है। अंडर दिस एक्ट जब ट्यूशन फी और बाकी जब चार्जेस को फिक्स किया गया तब इसके अंदर 3 डिफरेंट स्लैब्स बना दिए गए। पहला क्या था? पहला था सर एंड मैम गवर्नमेंट सीट्स के लिए। दिस इज द फर्स्ट। अब इसके अंदर क्या था कि जो कैंडिडेट्स गवर्नमेंट सीट्स यानी कि जो रिजर्व की गई थी, इसके अंदर जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको ₹2000 देने, ठीक है, साल के, ठीक है, 2000 साल के देने, राइट। कर्नाटका के स्टूडेंट्स जो वहाँ के रहने वाले हैं, डोमिसाइल हैं, उनको मैक्सिमम कितनी देनी है? 25,000 ट्यूशन फी देनी है, 25,000, राइट। अब देखो इशू कहाँ आता है? यहाँ आता है स्टूडेंट आउटसाइड दी कर्नाटका। कर्नाटक के आउटसाइड से अगर कोई स्टूडेंट आता है, इंडियन स्टूडेंट, देन उसको क्या पे करना पड़ेगा? 60,000 रुपीज, 60,000 सॉरी, 60,000 रुपीज पर एनम, राइट।
उनको ये पे करना है। तो 3 स्लैब्स बना दी गई यहाँ पर, गवर्नमेंट सीट्स, कर्नाटका स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स आउटसाइड फ्रॉम द कर्नाटका। क्योंकि जो आपका मेडिकल कॉलेजेस हैं वो तो एडमिशन लेते ही है ना, स्टेट के भी हो, ठीक है। सो आप दूसरे स्टेट में भी जा करके एडमिशन ले सकते हैं, तो ये वही बात है। अब यहाँ पर एंट्री होती है हमारी मोहिनी जैन की। मोहिनी जैन कौन थी? मोहिनी जैन एक यूपी की रेजिडेंट थी, ठीक है। मोहिनी जैन कहाँ की रेजिडेंट थी? यूपी की, उत्तर प्रदेश की। अब ये किस कैटेगरी में आती थी? ये थर्ड कैटेगरी, स्टूडेंट आउटसाइड द कर्नाटका, ऑब्वियसली, है ना। सो मोहिनी जैन को एक वहाँ का कॉलेज था, श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज, श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज था, है ना, कर्नाटका के अंदर। अब उन्होंने कहा कि एमबीबीएस के लिए ये एडमिशन लेना चाह रही थी इस वाले कॉलेज के अंदर, ठीक है, एमबीबीएस के लिए। तो उन्होंने कहा कि वहाँ के जो कॉलेज है, उन्होंने ये इन्फॉर्म किया इनको कि हम आपको एडमिशन दे देंगे, लेकिन आपको 60,000 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी फॉर द फर्स्ट ईयर, और बैंक की गारंटी लेनी पड़ेगी फॉर द रिमेनिंग पीरियड्स ईयर्स, है ना। सो यहाँ पर क्या हुआ कि फीस इतनी ज़्यादा होने के कारण इन्होंने नाम दिया था देन एग्जॉर्बिटेंट फीस थी, ठीक है, बहुत हद से ज़्यादा अधिक थी, ठीक है, एग्जॉर्बिटेंट। सो इतनी ज़्यादा फीस होने के कारण ये उसको ठीक है सबमिट नहीं कर पाई, ठीक है। तो इनको इस कारण एडमिशन डिनाई कर दिया गया, इनको एडमिशन नहीं दिया गया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अंदर आर्टिकल 32 के अंदर, जो अभी हमने डिस्कस किया था इसके पहले, जो 5 जून वाला नोटिफिकेशन इशू किया था कर्नाटका गवर्नमेंट ने, उसको इन्होंने चैलेंज कर दिया कि, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा था, प्राइवेट कॉलेजेस जो थे वो हद से ज़्यादा फीस ले रहे थे जो आउटसाइड कर्नाटका से हैं, ठीक है, उनसे। तो इसको इन्होंने चेंज कर दिया, आई मीन चैलेंज कर दिया, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स सुनना बहुत ज़रूरी है, तभी केस की जड़ आप पकड़ पाओगे। देखो, आर्ग्यूमेंट्स में अगर हम देखें तो सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज ने एडमिशन डिनाई कर दिया, सिंपल सी बात। अब इनके आर्ग्यूमेंट इस तरीके से थे, इन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दिए स्टूडेंट्स को इन मेरिटोरियस एंड नॉन मेरिटोरियस कैटेगरी के अंदर। इन्होंने कहा था कि जो गवर्नमेंट सीट्स पे वो मेरिटोरियस है, इसलिए उनसे चार्ज नहीं कर रहे। नॉन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है जो नॉन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है, उनसे हम ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन पे एक्सपेंस जो हमारे ट्यूशन फीस वगैरह है वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। और जो लोग मेरिट परचेज करते हैं, ठीक है, और ठीक है, जो लोग मेरिट परचेज करते हैं उनसे कम बेसिकली फीस चार्ज करेंगे हम। जो लोग लेस मेरिट एरिया से या नॉन मेरिट एरिया से, तो यहाँ पर कॉलेज का राइट है कि वो ज़्यादा फीस चार्ज करें। इस तरीके से सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज के आर्ग्यूमेंट्स दिए गए, ठीक है। अगर ओवरऑल हम देखें तो सिंपल सी बात ये थी कि इनको मनी कलेक्ट करना था ताकि एक्सपेंसेस को बियर कर सकें, ठीक है, अपने जो यूनिवर्सिटीज़ है उनकी और कॉलेजेस है। अब यहीं पर एंट्री होती है एक कर्नाटका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन की। ये कहते हैं कि हमको ना तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से, ना ही हमको स्टेट गवर्नमेंट से कोई एड मिलती है, फाइनेंशियल एड, ठीक है। सो इट इज़ आवर राइट टू चार्ज एनी काइंड ऑफ, जो फीस इन्होंने यहाँ पर डिसाइड की थी, राइट। सो यहाँ पर कर्नाटका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन था, उन्होंने सपोर्ट किया सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज को। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इन्होंने और क्या दलीलें दी और क्या आर्ग्यूमेंट्स देंगे। सिंपल सी बात ये कहते, इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी और कहा इनसे कि हर स्टूडेंट की जो एक्सपेंडिचर है वो अराउंड 5 लाख आता है, पूरा एमबीबीएस का, इन लोगों का 5 साल तक, ठीक है, ये खर्चा आता है। तो यानी, और इसमें से भी दो क्या होता है कि 40% सीट तो जो है गवर्नमेंट कोटा में चली गई, 40% सीट जो है गवर्नमेंट कोटा में चली गई। इन लोगों को क्या सिर्फ 2,000 रुपीज़ ही देने होते थे पर एनम, है ना। तो अब ये जितना इन पे खर्चा होने वाला है उनका बर्डन जाएगा जो लोग नॉन मैनेजमेंट कोटा से हैं, ठीक है, जिनको मैनेजमेंट कोटा के अंदर एडमिशन नहीं मिला, उन पे बर्डन जाएगा। सो यहाँ पर बात ये नहीं है कि हमारी ट्यूशन फी एक्सेसिव है, ये कहना है इनका, जो कॉलेज वाले, इनका कहना है कि हमारी फीस एक्सेसिव नहीं है, बट सो इसी वजह से हमारा प्रॉफिट करने का कोई भी मोटिव नहीं है, ठीक है, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। और जो ये सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज एंड कर्नाटका प्राइवेट मेडिकल एसोसिएशन थी, इन्होंने कहा कि हमको हमारे मेडिकल कॉलेज के एक्सपेंसेस के लिए हमको ये चार्ज करना जस्टिफाई लगता है, ठीक है। मैनेजमेंट अगर ये सब चार्ज करती है तो ये सब जस्टिफाइड है, ठीक है। इन्होंने ये भी आर्ग्यूमेंट किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कहीं भी हमको प्रोहिबिट नहीं किया, कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो
कैपिटेशन फ़ी को चार्ज करने से हमें रोक सके, सिवाय ये जो स्टेट ऑफ कर्नाटका का अभी जो लॉ पास हुआ है उसके अलावा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज आप ये यहाँ पर अंडर आर्टिकल 32 के अंदर दलील बेसिकली पिटिशन डाली गई, इसलिए ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल आना, ठीक है, बेसिक था। अब लीगल इश्यूज़ क्या है वो देख लो। सबसे पहले लीगल इशू ये है कि राइट टू एजुकेशन वर्सेस कैपिटेशन फ़ी। ये कहते हैं मतलब जो लीगल इशू है वो क्या क्या इंक्लूडेड है इसके अंदर, कि जो पीपल ऑफ इंडिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें राइट टू एजुकेशन दिया गया, सो क्या ये कैपिटेशन फ़ी का कॉन्सेप्ट इसको वायलेट कर रहा है, ठीक है। सेकंड, कि ये जो कैपिटेशन फ़ी चार्ज की जाती है ये अनफेयर, अनजस्ट एंड क्या हमारे आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी का ठीक है आर्टिकल है जो उनको इक्वालिटी की गारंटी देता है, क्या वो इसका वायलेशन है, ठीक है। सेकंड लीगल इशू ये है, ठीक है, याद रखना, राइट टू एजुकेशन, सेकंड आर्टिकल 14। नेक्स्ट आता है आपका कि ये जो एक्ट है बेसिकली जो नोटिफिकेशन है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का, ये क्या प्राइवेट कॉलेजेस को अलाउ करता है कि ये कैपिटेशन फ़ी चार्ज करें इन द गाइज ऑफ द की फीस रेगुलेट करें, ठीक है। सेकंड, अब ये जो अभी हमने डिस्कस किए थे जितने भी ये आपका अभी मैंने आपको बताया कि कर्नाटका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोहिबिशन कैपिटेशन एक्ट 1984 का था ये, और ये कब लाते हैं, ये आपका 1989 में, है ना। आपका जो ये नोटिफिकेशन है वो लेट आता है, तो अंडर एक्ट उसके सेक्शन 5 के अंदर आया था। तो इसके अंदर ये कहते हैं क्या ये एक्ट के ही वायलेशन में है क्या ये वाला जो नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं नोटिफिकेशन वर्सेस एक्ट, ठीक है। क्या ये नोटिफिकेशन एक्ट को ही वायलेट कर रहा है, ठीक है। तो क्या 14 आर्टिकल 14 को राइट टू एजुकेशन इन सबको वायलेट और इनके अगेंस्ट है, तो ये सब इसके अंदर लीगल इश्यूज इन्वॉल्व है। अब जजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट। अब लीगल इशू अब समझने के पहले एक बात बता दूं मैं कि आप सबको पता है कि जो डिग्निटी ऑफ अ मैन है कहाँ से आती है, वो आती है क्योंकि वो इनवायोलेबल है, कोई इसको वायलेट नहीं कर सकता। ये कहीं भी कहीं इन जनरल वे में हम कहें तो ये ह्यूमन राइट भी है, फंडामेंटल राइट इंडिया में, राइट। सो इट इज़ इनवायोलेबल, ठीक है। सो एजुकेशन ही एक ऐसा मोड ऑफ और सोर्स हम कह सकते हैं जो इन ह्यूमन की डिग्निटी को बढ़ाता है, ठीक है। एजुकेशन ही एक ऐसा सोर्स है जो ह्यूमन की डिग्निटी को बढ़ाता है, एंड ये स्टेट की ड्यूटी है होती है कि वो इस डिग्निटी ऑफ अ मैन का जो सोर्स है जो क्या है एजुकेशन, उसकी रिस्पेक्ट करे, उसको प्रोटेक्ट करे, है ना। और अगर ऐसा नहीं होता तो एक बात बताओ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने आर्टिकल 41 एंड 45 क्यों मेंशन किया उसके अंदर, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा कंसर्न यहाँ पर जाहिर किया, वो ये था कि राइट टू एजुकेशन को अगर हम रियलिटी में नहीं बदलेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो हम देखो आर्टिकल 41 के अंदर इसके अंदर थोड़ा बहुत मेंशन था जो ये, लेकिन ये आपका डीपीएसपी है, राइट, एंड इट इज जो है आपका जस्टिफिएबल नहीं है। तो इन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि इसको रियलिटी बनाना बहुत जरूरी है, इसको चैप्टर 3 में डालना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये लार्ज मेजोरिटी ऑफ द पीपल को इलिटरेट ही छोड़ देंगे हम, ठीक है, उनको एजुकेशन की एक्सेस ही नहीं मिल पाएगी, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जाहिर किया। तो इस आधार पे, इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया दैट राइट टू एजुकेशन इज कॉन्कॉमिटेंट, यानी कि सहवर्ती है फंडामेंटल राइट्स के, which flows directly from the article 21 which is right to life, और right to life का पार्ट एक एजुकेशन है, एंड एजुकेशन आपकी डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है, सिंपल। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और कंसर्न जाहिर किया, वो ये था कि अगर मान लीजिए कैपिटेशन फीस चार्ज किया जाता है देन इट इज क्लियरली बायस्ड और वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ही क्यों ना हो। तो इट इज अल्टीमेटली लीड्स टू द डिनायल ऑफ अ सिटीजन राइट टू एजुकेशन, आपको एजुकेशन नहीं मिल पा रही, सिंपल सी बात। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है, उसका ऑब्लिगेशन है कि कुछ एजुकेशनल फैसिलिटीज हर लेवल पर प्रोवाइड कराएगा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो समझ में आ गया आपका कि कैपिटेशन फी को चार्ज करना इट इज द वायलेशन ऑफ आपका आर्टिकल 14 आर्टिकल 21, है ना। सो यस, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ही क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी जाहिर किया वहाँ पर कि आपका जो ये वाला एक्ट था अभी हमने डिस्कस किया, जो एक्ट था कर्नाटका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोहिबिशन कैपिटेशन एक्ट, वो क्यों लाया गया था, 1984 की एक्ट की हम बात कर रहे हैं, ताकि एविल प्रैक्टिसेस को, है ना, ये जो कैपिटेशन फीस लेते हैं उनको ख़त्म करने के लिए लाया गया था, ठीक है। लेकिन वो क्या रहा था कि ये कैपिटेशन फ़ी वापस ले रहे, क्योंकि 1989 का जो नोटिफिकेशन आया उसके अंदर इसको अलाउ कर दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया, ठीक है। सो ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट ने 1989 वाले जो आपका नोटिफिकेशन था उसको रद्द कर दिया और कहा कि चार्जिंग ए कैपिटेशन फी बाय एनी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, इट इज कंसिडरेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इज होली 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 इलीगल। ठीक है, और ये परमिट नहीं है एडमिशन के लिए, आपको कैपिटेशन फी देने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज इलीगल। कोर्ट ने नोटिफिकेशन को सेट असाइड कर दिया जो आपके 5 जून 1989 में आया था। ठीक है, क्योंकि ये एक्ट को ही वायलेट कर रहा था। ठीक है, अभी हमने लीगल इशू में देखा ये एक्ट को ही वायलेट कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इंपॉर्टेंस क्या रही इसकी, देखो सबसे पहली बात RTE यानी राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सेकंड कि इसने स्टेट को रिमाइंड कराया कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हर लेवल पर बेसिकली जो बेनिफिट्स है वो सिटीजन तक पहुंचाए उसकी। ठीक है, तो स्टेट की ड्यूटी है ये। नेक्स्ट आता है आपका कि इस जजमेंट ने क्या किया, एक इक्वालिटी लेकर के आया है ताकि एजुकेशन एक्सेसिबल हो हर जन को। ठीक है, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने से हो। नेक्स्ट था बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ज़बरदस्त बात यहाँ पे कही गई। देखो इन्होंने कहा कि कैपिटेशन फी कुछ भी नहीं है बट ये एक प्राइस है फॉर सेलिंग द एजुकेशन, आप एजुकेशन को सेल कर रहे हो। ठीक है, तो बहुत से ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, आप सबको पता है। ठीक है, जो एजुकेशन को सेल करते हैं। ठीक है, इट्स बेसिक नीड ऑफ ए ह्यूमन। ठीक है, एक पर्सन की और फंडामेंटल राइट है बेसिकली हमारा, ये तो है ना, तो आपको फ्री में अवेलेबल होनी चाहिए और उसी का थोड़ा सा योगदान हमारा चैनल देता है। ठीक है, तो यस सपोर्ट करें, शेयर करें, पहुँचाएं लोगों के पास और लोगों को पता है हमारी इनिशिएटिव्स के बारे में बिकॉज इट्स इज एब्सोल्युटली फ्री। सो इन्होंने कहा कि कैपिटेशन फी क्या है आपका एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड नल एंड वो डिक्लेयर कर दिया। ठीक, इन्होंने कहा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो टीचिंग शॉप्स बनती जा रही हैं और हम आज भी काफ़ी लोगों को देखते हैं ये टीचिंग शॉप चलाते हैं, है ना। सो ये होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो हम उसका पालन करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हीं के सिखाए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं। राइट, इम्पैक्ट देखें, इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट होता है बहुत ही ज़बरदस्त, या लेजिस्लेचर तक भी बात जाती है, आपको जाएगी, इम्पैक्ट तो होगा ही सर। देखो इस जजमेंट के आने के पहले राइट टू एजुकेशन जो था वो आपका फंडामेंटल राइट बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, बाद में बनाई ठीक। सो पार्लियामेंट ने 2002 में क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए, 86th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसने क्या एक आपका क्लोज जोड़ा आर्टिकल 21A जिसके अंदर क्या था, अंडर राइट टू एजुकेशन को इन्होंने फंडामेंटल राइट बना दिया। ठीक है, अंदर किसके, राइट टू लाइफ के, राइट टू लाइफ के अंदर एक इसको फंडामेंटल राइट बना दिया एंड एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज कर दिया राइट टू एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सो नेक्स्ट लेसन में देखेंगे हम इंदिरा साहनी, जबरदस्त केस आने वाला है, केस नंबर 15। सो मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। तो उसके पहले ये आपका पूरा केस था, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, सो मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।